नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, जो कि भविष्य की उम्मीद है और ज़रूरत भी है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। और उसके बाद से हर साल हम इस दिन को मनाते हैं और धीरे धीरे साइंस की तरफ बढ़ते कदम ये दिखाते हैं कि भारत ने इस क्षेत्र में तेजी के साथ अपने पांव पसारे हैं। और किसी भी देश के लिए सतत विकास और स्थायी विकास के लिए बेहद जरूरी है कि भविष्य की मांग और चुनौतियों के मद्देनजर साइंस और विज्ञान के नजरिए से वहां पर तरक्की की जाए और आगे बढ़ा जाए। और इसी दिशा में भारत की ओर से अब कदम बढ़े हैं। लेकिन बढ़ती ज़रूरतों के नज़रिए से और जो देश भर के साथ साथ दुनिया की इस वक्त ज़रूरतें हैं, वहाँ पर हमारा योगदान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस सेक्टर में कैसा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे नई संभावनाओं की तलाश में हम अपने पैर पसार रहे हैं और लोगों की या देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ये समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए, और ये भी समझेंगे कि असल में इस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हमारा रोड मैप है, क्या हमारे लक्ष्य हैं और साथ ही चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर वीएस हेगड़े साहब हैं, फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी इसरो, एंड आपका स्वागत है सर। और प्रोफेसर एंड डॉक्टर उन्नत पी पंडित हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत में हेगड़े सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम 1990-80 के दशक के पहले जाते थे तो वहाँ पर हमारी ज़रूरतें कुछ अलग तरीके की थी, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम विज्ञान से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी की तरफ थे या उसकी तरफ बढ़ते थे। और 1990 के बाद धीरे धीरे हमने अपने सोच, अप्रोच जो है उसको बदलना शुरू किया। और अब किस तरीके से देखते हैं भविष्य की ज़रूरतों को और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे साइंटिफिक अप्रोच और उन कदमों को? जैसे आप लोग जानते ही हैं, इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ नेशनल डेवलपमेंट गोल्स में असिस्ट करने के लिए। मतलब अपना फोकस पूरा ये था कि हम निर्भरता के साथ स्पेस प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, और उसमें मतलब काफ़ी कुछ हमारा डिपेंडेंसी था, पार्टनरशिप था। लेकिन 1998 के बाद वो भी आप सब लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा एम्बार्गो आ गया, रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो अपना पूरा दिशा बदलना पड़ा स्पेस डिपार्टमेंट को। मतलब काफ़ी कुछ रिसर्च के ऊपर फोकस आया। जैसे इंडियन स्पेस प्रोग्राम में आप जानते ही हैं, इट इज़ एन ऑल एनकम्पासिंग प्रोग्राम। लॉन्च व्हीकल्स हैं, हम लोग सैटेलाइट्स बना रहे हैं, और हमारा एप्लीकेशंस जो है वो काफ़ी कुछ एड्रेसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। सो लॉन्च व्हीकल्स एरिया में 98 के बाद हमको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च में फोकस करना ही पड़ा। तो सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन इंजन, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और डेवलपमेंट ऑफ काफ़ी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर देश ने काफ़ी एफर्ट बढ़ाया। और ये जानने की बात है कि आज हमारे पास फुल फ्लेज्ड हाईली ऑपरेटेड क्रायो इंजन है, और काफ़ी हैवी सॉलिड बूस्टर है। मतलब छोटे सैटेलाइट से लेके 4-4.5 टन तक हम लोग आराम से लॉन्च कर सकते हैं। तो वो एक हुआ। और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, डे एंड नाइट इमेजिंग रडार सैटेलाइट के द्वारा, सी बैंड, एक्स बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है अपने पास। ओशियन ऑब्जर्वेशन में हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम लोग खुद अपना नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया। जी। नाविक नेविगेशन पोजीशनिंग के लिए अब 7 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, और हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए इंडस्ट्री चिप्स बना के उसको मोबाइल में वो भी ऑपरेशनल हो गया। ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या पोजीशनिंग के लिए, एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए
ये नेविगेशन एरिया में या जियो पोजिशनिंग एरिया में आत्मनिर्भरता की बहुत आवश्यकता है। तो उसमें भी हमने ध्यान बढ़ाया। और जब ये सब हम लोग किए, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन या कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में कोई कमी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 250 के ऊपर ट्रांसपॉन्डर्स जो हैं आज पूरा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। अपना डीटीएच हो, डेटा कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो या कोई रूरल कनेक्टिविटी हो, मतलब हर जगह हर जगह। और जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स ने अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया 2014 के बाद, हम भी मतलब 2025 तक लॉन्ग टर्म विजन प्लान अभी बनाया है। ओके। तो दैट इज मोर बेस्ड ऑन और ब्रॉडली बेस्ड ऑन वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, तो उसके ऊपर तो हर एरिया को स्पेस प्रोग्राम भी टच करता है। आजकल हमारे स्पेस प्रोग्राम में काफी कुछ हमको दुनिया से मान्यता मिली है। अगर आप देखेंगे तो 342 सैटेलाइट हमने 36 अलग अलग देशों का, 36 कंट्री से 342 सैटेलाइट हम लोग कमर्शियली लॉन्च किए। किसी को भी फ्री राइड नहीं दिए हम लोग। उसमें 39 वेर कमर्शियल सैटेलाइट्स और 303 वो छोटे सैटेलाइट्स, बट ऑल फॉर ए पेमेंट। सो ये अपना मतलब जो परफेक्शन अचीव किया हमने अपना पीएसएलवी को ऑपरेशनल करने में, और कितना कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हैं कि हमको थोड़ा मतलब एक ग्लोबल यार्डस्टिक भी बन जाता है। बिल्कुल सर, एक वक्त था जब हमें दुनिया के दूसरे देशों की तरफ जाना पड़ता था सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और अब दुनिया के तमाम देश हमारी दक्षता, मैं कहूँ कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसके चलते हमारे पास आते हैं, और वो बहुत सस्ता भी पड़ता है, जैसे कि जानकारी मिलती है। मैं आपका लौटूंगा सर। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा साहब, अब मैं अगर दूसरे एस्पेक्ट पर आता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, दो तीन अलग अलग सेक्टर हैं। तो डिफेंस का सेक्टर है, इसके साथ साथ जिससे हम बात कर रहे थे एरोस्पेस, या फिर मैं कहूँ कि जो अलग अलग सेक्टर उस नज़रिए से, और तीसरा है कि ह्यूमैनिटी के एंगल से अगर बात करूँ, कैसे आप देखते हैं हमारे अब तक के इस सफ़र को, और आने वाले वर्षों के लिए जो हमने रोड मैप तैयार किया यानी कि सरकार की ओर से, उसे किस तरीके से आगे लागू करना है, और किस दिशा में अब तक हम या कितना आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं? देखिए, ऐसा है कि निसंदेह ये जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, विज्ञान है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी भारत में जो साइंटिफिक पब्लिकेशन होते हैं वो ग्लोबली हम तीसरे नंबर पर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है साइंस के को करने की, जो नई उसमें नॉलेज पैदा करने की, वो बहुत अच्छी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उस ज्ञान का उपयोग करके हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ा सकें। तो वो उसमें कुछ वीकनेस थी हमारी उसके पहले। तो उस वीकनेस को दूर करने में बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हम मतलब नॉलेज तो कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 में चैलेंज था। जब कोविड-19 आया तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, डायग्नोस्टिक्स नहीं था। चाहे वो इवन N95 मास्क को कुछ नहीं था, वैक्सीन नहीं था। तो ये सब बहुत जल्दी डेवलप किए गए 2-3 महीने के अंदर अंदर। उसका कारण ये था कि हम साइलो से हटकर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, स्टार्टअप और सोसाइटी एट लार्ज, वो हम सब साथ साथ कार्य कर रहे थे। तो अब वीकनेस कहाँ है? ये सब कार्य जो है, जैसे वेंटिलेटर है, बेस्ट मॉडल्स ऑफ वेंटिलेटर कुड बी डेवलप्ड 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो ये सब 10 साल पहले भी कर सकते थे, 5 साल पहले कर सकते थे, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन हमने नहीं किया। तो हमने इसलिए नहीं किया कि हमने अपने लक्ष्य बहुत अच्छी तरह से निर्धारित नहीं किए, और काफ़ी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस रही हर जगह। तो ये अब जबकि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि अब सभी लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि साथ साथ कार्य करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ये कहने के बाद मैं कहूँगा कि हमारे फ्यूचर के चैलेंज क्या क्या हैं और उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। तो फ्यूचर के जो सबसे बड़े चैलेंज हैं, पहला तो उसके अंदर ये है कि आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट मशीन्स जो उभर कर आ रही हैं, चाहे उसको इंडस्ट्री 4.0 कहें, रोबोटिक्स कहें, सोसाइटी 5.0 कहें। तो इस सब के अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन है, कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, वो सेंसर्स हैं,
एक्चुएटर्स हैं, तो मतलब वो सारा काम ऑटोनमस अपने आप कर सकते हैं, उसमें किसी आदमी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल आप जानते हैं सारी लड़ाइयाँ भी ड्रोन से ही होती हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं जो उभर कर आ रही हैं, जिसको कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे पूरी दुनिया के अंदर, और उसके लिए तैयारी की जा रही है सभी स्तरों पर, सभी मिनिस्ट्री। अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नेशनल मिशन किया था, उसके अंदर साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बहुत सारे हब बनाए जा रहे हैं। इसी तरह क्वांटम टेक्नोलॉजीज उभर कर आ रही हैं, ओके। उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। एक जो बड़ा चैलेंज है, ग्लोबल चैलेंज है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो हम सभी जानते हैं कि जब तक डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो ग्लोबली सस्टेनेबल नहीं होगा, तो उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, नेगेटिव महत्व है। बिल्कुल। तो ये हम जाने, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी और साइंस वो हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पाता। उसके लिए हमें पॉलिसीज चाहिए, उसके लिए रेगुलेशंस और लॉज और जो विल ऑफ सोसाइटी है, उसमें भी बहुत परिवर्तन की जरूरत है। तो उस पर बहुत तेजी से कार्य चल पड़ा है। मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहूंगा समझाने के लिए। तो ऐसा है कि करीब 100 साल से हमारे यहाँ भारत के अंदर सर्वेइंग, मैपिंग रेस्ट्रिक्टेड है, टोटली रेगुलेटेड था। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको अगर कहीं भी सर्वे करना है, कहीं भी अपना मैप बनाना है, तो उसके लिए इतनी अप्रूवल की जरूरत है, इतनी टीडीएस अप्रूवल की जरूरत है कि 8 महीने लग जाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज को 8 महीने लग जाएंगे, बाकी प्राइवेट एजेंसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उससे हमारा डेवलपमेंट बहुत डिले हो जाता है, उससे जो हमारा प्लानिंग है डिले हो जाता है, उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है। तो अब उसको डीरेगुलेट कर दिया, उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया कि भाई जो डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है वो सभी को अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उसे कुछ कोई भी भी हो, यूज कर जैसे कि वो सकता है। डेवलपमेंट कर सकें उसका। तो ये होने के बाद अब जो है, अब जैसे कि अपनी रूरल पॉपुलेशन है, उनमें बहुत सारे लोगों के पास अपने जमीन का ओनरशिप सर्टिफिकेट भी नहीं होता, पट्टा नहीं होता। अगर समझिए कि अब जो हम इस टेक्नोलॉजी डीरेगुलेशन से उनको डिजिटल अपना ये जो ओनरशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पे। जैसे कि उनको बैंक से लोन मिल सकता है बजाय कि वो अपने राइट जमींदार सर। के पास जाने के लिए। और उनको है जो जितने अपने 50% कोर्ट केस चल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मैंने किसी कहा के कि पास जब ओनरशिप सर्टिफिकेट नहीं है। साइंस का हेल्प होती है तो जिंदगी आसान होती है, और ना सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य की बड़ी से बड़ी त्रासदी कहूँ, चुनौतियाँ कहूँ, या आने वाली बड़ी बाधाएं, विघ्न, वो भी दूर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है उन्नत पंडित साहब, मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि तमाम देशों के मैं उदाहरण देख रहा था कि जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए और देशों ने तरक्की की उस दिशा में, और तरक्की मैं कहूँ कि दोनों तरफ से, पॉलिसी के नज़रिए से, खोज इन्वेंशंस के नज़रिए से, और पब्लिक की अप्रोच और उसके इंटरेस्ट के नज़रिए से। और उसका एक बहुत अच्छा बैरोमीटर कहा जाता है, वो होता है पेटेंट। और क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, तो कैसे ये दिखता है पिछले 1-2 दशक में, और किस तेजी के साथ हम ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, समय बदल रहा है, ये सबने कहा। हेगड़े साहब ने भी कहा, नए-नए नवाचार से स्पेस रिसर्च ने भी सेवा का मौका दिया है भारत की जनता को, के लिए नए-नए विकल्प खोजे हैं और उनका कमर्शियल स्केल पर अप्रूवल कैसे हो उसकी बात की है। आशुतोष सर ने भी कहा है कि पहले लक्ष्य निर्धारण बहुत छोटे लेवल पर था, आज विस्तृत स्तर पर इसका निर्धारण भी हो रहा है और इसका प्रयोग भी हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों की बात की। इन सबके साथ-साथ हमारी बौद्धिक संपदा को भी हमें संजो के रखना पड़ेगा। आज पहली बार इतने सालों में हमने डोमेस्टिक फाइलिंग को फॉरेन फाइलिंग से सरपास किया हुआ है। तो आज भारत में भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा पेटेंट फाइलिंग ज़्यादा हो रहा है। ओके। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और ये पिछले क्वार्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं कि पहली बार ये हुआ है। इसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार में ऐसे नए नवाचार हमें खोजने जिससे जनता के लिए, जनता के प्रश्नों का समाधान ढूँढ सके। बिल्कुल। इस समाधान के लिए हमें जैसे सर ने बात कही थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 लक्ष्य हैं हमारे सामने, जिसमें से 10 लक्ष्य ऐसे हैं जिसमें भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूँढने में। और ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन के माध्यम से हम जनता के प्रश्नों को हल करें। शायद आने वाला दशक जो 1999 से लेकर हमने अभी तक इस विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस को एक नए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए देखा। आज उस नवाचार का लक्ष्य आने वाले दशकों में ये होने वाला है कि समाज के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज के लिए नवाचार। और शायद यही विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की नीति जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसका भी 2035 तक ये लक्ष्य है ओके। कि कैसे हम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि, जल, ऊर्जा और पर्यावरण में ऐसे नवाचार ढूँढे जिससे हम इनका समाधान ढूँढ सकें। राइट सरकार सर। ने भी शिक्षा नीति के तहत लक्ष्य दिया है हमें कि सारे स्कूलों का डिजिटलाइज़ेशन करना है। अभी ये डिजिटलाइज़ेशन करना होगा तो नई नई तरह से हमें सोच को लागू करना होगा। शिक्षा में तकनीक को कैसे अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, आज किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। कोविड ने हमें भली-भांति सिखा दिया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आने वाली सदी की आवश्यकता रहेगी और इस पर हम सबको साथ मिलकर एक लक्ष्य निर्धारण करके आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। आशुतोष सर, लेकिन एक चीज़ जो है, दुनिया में अगर हम उन देशों की बात करें जो कि बहुत डेवलप्ड हैं और मैं कहूँ कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में जिनका लोहा माना जाता है, जो कि टॉप 3 में आते हैं, वहाँ पर पब्लिक अटैचमेंट यानी कि पब्लिक का जो एक इंटरेस्ट है साइंस को लेकर, एज अ करियर, एज अ उनके इनोवेशन को लेकर, वो अप्रोच बहुत डिफरेंट नज़र आती है। क्या हमारे यहाँ एक यूथ लेवल पर या फिर जो मैं कहूँ एजुकेशन लेवल पर वो हम डेवलप कर पा रहे हैं या वहाँ पर एक चुनौती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या हम साइंटिफिक टेम्पर, क्या साइंस के प्रति रुझान स्कूलों में डेवलप कर रहे हैं, कॉलेजेस में डेवलप कर रहे हैं? ऐसा है कि ये थोड़ा मिक्स्ड है इसका रिस्पांस। तो ऐसा है, क्या है कि जिन देशों के अंदर, पहली बात तो ऐसा है कि साइंस में रुझान होता है, कुछ लोगों का रुझान होता है जो कि बहुत उनका खुद का रुझान है। तो उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, उसके द्वारा ज़्यादा लोगों का रुझान पैदा होता है कि उसमें जब मार्केट के अंदर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, ज़्यादा जॉब होंगी, जिस भी सेक्टर में हो, अगर वो कॉमर्स में होंगी, आर्ट में होंगी, अगर परफॉर्मिंग आर्ट में होंगी, तो ज़्यादा लोगों का रुझान उसमें होगा। तो ऐसा है कि इसमें, जैसे मैं आपको मैं हर चीज़ एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आईआईटी से मैंने किया था 1982 में बीटेक। हमारा आधा बैच 50% पीपल यूएस जाते थे पीएचडी करने, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉन एग्जिस्टेंट। अब क्या है कि अभी उन्हीं आईआईटी को आप देखिए 5% लोग जाते हैं। तो क्या उनका रुझान है, 5% लोगों का रुझान है साइंस में, तो वो पीएचडी करते हैं। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी और वो हो रही हैं। जैसा मैंने कहा कि 50% से डाउन होके 5% लोग अब वो साइंस की आगे पढ़ाई करते हैं, पर वो उन्होंने जो साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है वो उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब वो तरह तरह के सेक्टर के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उसके अलावा क्या हम कुछ खास चीजें करें स्कूल स्तर पर या कॉलेज स्तर पर, जिससे कि ज्यादा इंटरेस्टिंग हो? ऐसा भी चल रहा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक स्कीम है मानक। तो उसके अंदर 5 लाख स्कूल अपने देश के, वहां पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें कि वो नवाचार के अपने नए नए आइडियाज स्कूल के बच्चे रखते हैं। वो सीधे अपने ऑनलाइन उनको जमा करते हैं। जी। तो करीब 5 लाख स्कूल से 10 लाख नए इनोवेटिव आइडियाज जमा किए जाते हैं। उसमें से 1 लाख टॉप आइडियाज को, हर आइडिया को 10,000 रुपए दिए जाते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो इससे उनमें उनमें बहुत उत्साह आता है कि देखिए, जो साइंस है वो खाली टेक्स्ट बुक पे ही आधारित नहीं है, वो उस तक सीमित नहीं है, तो वो उसके बाहर भी है। अगर हम कुछ नया आइडिया लगाएंगे तो उसका उसका कुछ उपयोग है, उसका कुछ रिकग्निशन है। ओके। तो यही लोग आगे जाकर नई नई कंपनियां खोलेंगे, नए अवसर सोसाइटी में बनाएंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं जो हम जानते हैं। तो इसके द्वारा एक नई ऊर्जा का संचार होगा हमारे स्टूडेंट्स में,
साइंस के प्रति, न Okay. केवल साइंस के प्रति, लेकिन साइंस जो अपॉर्चुनिटी पैदा करता है उसके प्रति भी। तो ऐसा है, देखिए अभी तक हमारे जो है इन्वेंशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनोवेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। तो न केवल हमें इन्वेंशन की जरूरत है, न केवल हमें नई नॉलेज की जरूरत है, लेकिन हमें ऑल्सो इनोवेशन की जरूरत है। मतलब उस नॉलेज को हमें उपयोग कैसे करना है। इनोवेशन का मतलब है उस हमारे ज्ञान को उपयोग करके हमें नए उसमें संसाधन पैदा करने हैं हमारे समाज में। तो बिल्कुल। वो अब होने लगा है। और ये तो जो न बात है केवल ये साइंस के प्रति रुझान, लेकिन उस साइंस को यूज कैसे करेंगे उसके प्रति भी रुझान, और उसके प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में वो भी बढ़ रही है, और वो बहुत अच्छी चीज है। और शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ हेगड़े सर कि डीआरडीओ या इसरो जैसी संस्थाओं ने जो इसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट है उसको बखूबी मैं कहूँ कि भुनाया है, और अब वो एक मुनाफे का सौदा है अगर हम इन सेक्टर्स को देखें। और क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरीके से जब हम इसको फाइनेंस या फिर मार्केट के साथ जोड़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन और इनोवेशंस को, तो वो कहीं ना कहीं एक यूथ का रुझान भी बढ़ाएगा और एज अ कंट्री वो उसकी ज़रूरत भी है। हेगड़े बिल्कुल सर। सही कहा, जैसे प्रोफेसर जी ने कहा अभी आशुतोष जी ने, स्पेस सेक्टर में भी देखिए 40 से ऊपर स्टार्टअप्स जो हैं, ये पूरे यंगस्टर लोगों ने खोल रखा है स्टार्टअप्स। उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी फंडिंग दे रही है अंडर इनोवेशन फंडिंग, एंड बाहर से भी फंडिंग आ रहा है। वो सब नए नए पेलोड, नए नए छोटे सैटेलाइट्स को डेवलप करने में लगे हैं। और रिसेंटली जो सरकार ने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स का अनाउंस किया, ये इसरो को मौका देगा ज़्यादातर रिसर्च में फोकस करने का, और पूरे मतलब रूटीन कमर्शियल और सिविलियन काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो इंडस्ट्री से किया जाएगा। इसमें क्या है कि वह the governmental funds will be more for research and development, and all the commercial things will be taken over by industry. इसमें obviously ज़्यादा तो कंट्री को फायदा होगा ही। ओके सर। उन्नति सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा कि जब हम इनोवेशंस की बात कर रहे हैं और साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर में अगर देखें और वहाँ पर एक कंपटीशन भी बहुत तेज़ी के साथ जाहिर है कि सेक्टर में नज़र आता है, उस कंपटीशन में इस वक्त हम कहाँ पर हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है? देखिए, विश्व में अभी हम वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46th रैंक पर है। एक समय में हमारा 83rd रैंक था। आज कुछ ही सालों में हमने इतने बड़े जंप से आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से और भी भारत की जो क्षमता है वो टॉप 10 कंट्रीज में रहने की है। तो हमें इसमें काफ़ी बड़ा जंप आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर लेना है। और ऐसे नवाचार को, ऐसी बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है जिसके समाज के लिए उपयोग कर सके। और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है बौद्धिक नवाचार और अनुसंधान के लिए जागृति लाना। आज जैसे सर ने बताया कि हम विश्व में तीसरे क्रमांक पर हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में। लेकिन इस पब्लिकेशन को अब हमें पेटेंट फाइलिंग में भी तब्दील करना होगा। ऐसी डिजाइन को भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा जो आने वाले समय में नए नवाचार का निर्माण कर सके। तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन को भी हमें बढ़ावा देना होगा। हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट में भी प्रोटेक्शन उपलब्ध है हमारे यहाँ, तो वो भी कैसे दे सके। इन सभी चीजों के लिए युवाओं को हमें जागृति देना होगा। इसलिए हमने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागृति अभियान भी चलाया है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। 10 लाख युवाओं को बौद्धिक संपदा के लिए तैयार करना, ये हमारा लक्ष्य है। ओके। और आज के दिन तक 7,21,856 युवाओं को हमने इसके लिए तैयार भी किया है। वैसे ही अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से भी कई ऐसे बौद्धिक संपदा और नवाचार के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। देश में आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 50 लाख छात्रों को सीधा स्कूली स्तर पर नवाचार की लैब के साथ
जोड़ा उसका जाएगा। अनुभव कराया जाता है। मैं और आप जब स्कूल में थे तब हमने नवाचार की लैब या रिसर्च लैब 11वीं 12वीं में जब हमने साइंस स्ट्रीम ली तब देखी होगी। आज वही अनुभव 5वीं 6ठी का छात्र कर रहा है। तो ये उम्मीद कर बड़ा सकते हैं बदलाव सर कि जब और ये ये एक छात्र जो माइंडसेट 5वीं तैयार 6वीं कर में रहा हैं, है। ये जब आगे बढ़ेंगे तो यानी कि अगले 5 या 10 साल के बाद इसका इम्पैक्ट हम जो है ज़मीन पर वो तेज़ी के साथ नज़र आएगा और हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे खड़े हुए नजर आएंगे। वक्त कम है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।